नमस्कार दोस्तों, गौरा के भाग 2 में आज सुनते हैं। वर्षा की संध्या में आकाश का अंधकार भीग कर भारी हो गया है। कल सांझ से बराबर बूंदाबांदी होती रही है। इसके कारण सड़कों पर कीचड़ हो गई है। दिन के पिछले पहर से पानी बंद है, किंतु बादलों के रंग ढंग से जान पड़ता है कि शीघ्र ही वर्षा होगी। ऐसा समय है जब न घर में न बाहर आराम मिलता है। ऐसे ही समय विनय और उसका मित्र गौरा तीनों तिमंजिले की सीलन भरी छत पर दो बेत के मोड़ों पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं। जब दोनों छोटे थे तब भी स्कूल से लौटकर इसी छत पर दौड़े और खेले कूदे हैं। परीक्षा के पहले चिल्ला चिल्ला कर पाठ याद किया है। गर्मियों में कॉलेज से लौटकर यहीं बैठ भोजन किया है। तर्क करते करते रात ज़्यादा हो जाने पर वहीं सो गए हैं। कॉलेज की पढ़ाई समाप्त हो जाने के बाद भी इसी छत पर हिंदू हितैषणी सभा के अधिवेशन होते रहते हैं। एक सभापति दूसरा मंत्री है। सभापति का नाम गौर मोहन है, पर मित्रगण उसे गौरा कहते हैं। वे चारों ओर के वातावरण से न्यारा है। रंग तीखा गोरा है, 6 फुट लंबा है, हड्डियां मजबूत और चौड़ी हैं। आवाज़ इतनी गंभीर है कि सुनकर लोग चौंक पड़ते हैं। होठ पतले, नाक खड़े की तरह झुकी हुई, आंखें छोटी किंतु तीक्ष्ण, दृष्टि तीर की नोक की तरह पैनी। गौरा को सुंदर भले ना कहा जा सके, परंतु उसकी ओर ध्यान आकर्षित हुए बिना नहीं रहता। हजारों के बीच भी उस पर ध्यान जाता ही है। उसका मित्र विनय सामान्य बंगाली, शिक्षित भद्र पुरुष की भांति नम्र है, स्वभाव कोमल और बुद्धि तीक्ष्ण है। कॉलेज में सदा ऊंचे नंबर और छात्रवृत्ति पाता रहा है। गौरा उसकी तरह मन लगाकर पढ़ नहीं पाता था, फिर भी विनय ही उसे खींच खींच कर परीक्षाओं के पार खींच लाया है। गौरा कह रहा था, विनय, अविनाश ने जो ब्रह्म समाजियों की निंदा की थी, उससे तो जान पड़ता है कि वे अपने मत का पक्का और स्थिर स्वभाव का है। तुम मुझसे नाराज क्यों उठे? मनुष्य का एक दल समाज के बंधन तोड़कर उल्टी चाल चले तो समाज के लोग अविचलित होकर उसका न्याय कैसे कर सकते हैं? समाज के लोगों की उनके बारे में गलत धारणा होगी ही। उनकी भलाई भी बुराई जान पड़ेगी और यही ठीक है। इच्छानुसार समाज को तोड़कर बाहर जाने का यह भी एक दंड है। विनय, जो स्वाभाविक है वही अच्छा है, ये मैं नहीं कह सकता। गौरा, मुझे अच्छे से मतलब नहीं, ऐसे अच्छे 2-4 हों तो रहें, किंतु बाकी जब स्वाभाविक बने रहें यही मैं चाहता हूँ। ब्रह्म समाजी बनकर बहादुरी दिखाने का जिन्हें शौक हो उन्हें ये सब सहना ही पड़ेगा। ये संभव नहीं कि उनके प्रतिपक्षी उनके पीछे पीछे उनकी वाहवाही करें। विनय, मैं दल की निंदा के विषय में नहीं कहता, व्यक्तिगत निंदा की बात कहता हूँ। गौरा, दलगत निंदा तो निंदा है ही नहीं, ये तो मतामत का विचार मात्र है। व्यक्तिगत निंदा ही होनी चाहिए। अच्छा साधु जी, तुम निंदा नहीं करते? विनय, करता हूँ, खूब करता हूँ, किंतु उसके लिए मैं लज्जित हूँ। गौरा ने दाहिने हाथ की मुट्ठी कड़ी करके कहा, नहीं विनय, ये नहीं चल सकता, किसी तरह नहीं। विनय ने कुछ देर चुप रहकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें डर किस बात का है? गौरा, मैं साफ देख रहा हूँ कि तुमने अपने को दुर्बल कर डाला है। विनय ने कुछ उत्तेजित होकर कहा, दुर्बल? तुम जान लो कि अच्छा होने पर भी मैं अभी उनके घर जा सकता हूँ। उन्होंने मुझे निमंत्रित भी किया था, किंतु मैं नहीं गया। गौरा, किंतु ना जाने की ये बात तुम किसी तरह भूल नहीं पाते। गया नहीं, गया नहीं, गया नहीं, सोचते रहने से तो चला जाना ही अच्छा है। विनय, तो क्या जाने के लिए कहते हो? अपनी जांघ पर हाथ मारकर गौरा ने कहा, नहीं, मैं जाने को नहीं कहता, पर इतना कह सकता हूँ कि जिस दिन तुम जाओगे उस दिन पूरी तरह से जाओगे। उसके दूसरे ही दिन उसके घर खाना पीना शुरू कर दोगे, फिर ब्रह्म समाज के रजिस्टर में नाम लिखाकर उसी मत का प्रचार करने लगोगे। विनय, उसके बाद? गौरा, उसके बाद क्या? ब्राह्मण पुत्र होकर भी बूचड़ खाने में जाकर मरोगे?
तुम्हारा कोई आचार विचार नहीं रहेगा। जिसका कंपास टूट गया हो उस नाविक की भांति दिशा ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम्हें जान पड़ेगा कि जहाज का बंदरगाह में ले जाना कुसंस्कार और संकीर्णता है। सागर जल पर जहाँ तहाँ उसका बहते रहना ही ठीक जहाज चलाना है। किंतु इन बातों पर माथा पच्ची करने से मेरा धैर्य टूट जाता है। मैं कहता हूँ तुम जाओ, पर अधा पात के मुंह में पांव डालकर हम लोगों को भी उधर क्यों घसीटते जा रहे हो? विनय हंसकर बोला, ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर के जवाब दे देने पर रोगी सदा मर ही जाता है। मुझे तो अंतकाल का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। गौरा, नहीं देख पाते? विनय, नहीं। गौरा, तुम्हें नाड़ी छूटती नहीं मालूम पड़ती? विनय, नहीं, वे तो ठीक चल रही है। गौरा, क्या ऐसा नहीं जान पड़ता कि वे यदि अपने श्रीहस्त से परोसेगी तो मलेच्छन का अन्न ही देवता का प्रसाद हो जाएगा? विनय ने अत्यंत संकुचित होकर कहा, गौरा, बस इस बात को यहीं तक रहने दो। गौरा, क्यों? इसमें आबरू वाली कोई बात तो है नहीं। वे हाथ कुछ ऐसे तो हैं ही नहीं कि कोई देख ना सके। पुरुषों के साथ तो शेक हैंड कर सकती है। उनके कर पल्लव का उल्लेख तक जब तुमसे सहा नहीं जाता तब तो कहना ही पड़ेगा। तदा ना संशय मारणाय संजय। विनय, देखो गौरा, मैं स्त्री जाति की भक्ति करता हूँ, हमारे शास्त्रों। गौरा, स्त्री जाति की जिस भाव से तुम भक्ति करते हो उसके लिए शास्त्र की दुहाई मत दो। उसे भक्ति नहीं कहते। क्या कहते हैं उसे? यदि जबान पर लाऊंगा तो तुम मारने दौड़ोगे। शास्त्र में स्त्रियों के लिए कहा गया है पूर्जाहा ग्रह दीप्त्य। स्त्रियां पूजा के योग्य हैं क्योंकि वे ग्रह को प्रकाशित करती हैं। वे पुरुषों के हृदय को भी प्रदीप्त कर डालती हैं। इसलिए विलायती कायदे से उन्हें जो मान दिया जाता है उसे पूजा न कहना ही अच्छा है। विनय, कहीं कहीं इस प्रकार की विकृति देखकर उच्च भावना पर कटाक्ष करना क्या उचित है? गौरा, विनय, इस समय तुम्हारी विचार बुद्धि का लोप हो गया है। मैं कहता हूँ विलायती शास्त्र में स्त्री जाति के संबंध में जितनी भी अत्युक्तियाँ हैं उन सबके भीतर का तत्व है वासना। स्त्री जाति की पूजा का स्थान है माता का घर, सती लक्ष्मी रूपणी गृहिणी का आंगन। वहाँ से हटाकर जब उनकी प्रशंसा की जाती है तो उससे उनका अपमान ही होता है। जिस कारण तुम्हारा मन पतंग की तरह परेश बाबू के घर के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसे अंग्रेजी में लव प्रणय कहा जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम पर ऐसा पागलपन न सवार हो जाए कि अंग्रेजों की नकल में उस लव को ही संसार का परम पुरुषार्थ मानकर उसकी उपासना करने लगो। विनय, मैं मानता हूँ कि स्त्री पुरुष का संबंध जिस जगह रहने से स्वाभाविक होता है उसे हम प्रवृत्ति की झोंक में लांग जाते हैं और उसे मिथ्या कह उठते हैं। किंतु ये दोष क्या केवल विदेश का है? हम लोग जो कामनी कांचन के त्याग की बात लेकर सेखी बगाड़ते हैं वे भी तो मिथ्या है। उसे पाकर मनुष्य आत्मविस्मृत हो जाता है क्योंकि उसका तिरस्कार करता है, जबकि दूसरे उसकी बड़ाई करते हैं। दोनों भिन्न प्रकृति वालों की भिन्न प्रणालियां हैं। एक की निंदा करते हो तो दूसरी के साथ भी रियायत करना उचित न होगा। गौरा, मैंने तुम्हें गलत समझा था। जान पड़ता है तुम्हारी हालत अभी उतनी खराब नहीं हुई है। जब फिलॉसफी तुम्हारे दिमाग में मौजूद है तब तुम निर्भय होकर लव कर सकते हो। बस इतना ही अनुरोध है कि समय रहते अपने को संभाल लेना। विनय, तुम पागल हो गए हो। मैं लव करूँगा? हाँ, परेश बाबू के परिवार का जो कुछ देखा सुना है उससे मुझे उन लोगों पर यथेष्ट श्रद्धा हो गई है। इसी कारण उन लोगों के जीवन को भीतर से जानने के लिए मुझे एक प्रकार का आकर्षण उत्पन्न हो गया था। गौरा, अच्छी बात है। इस आकर्षण को ही संभाल कर चलना होगा। वे लोग ठहरे शिकारी जीव। उनके भीतर की बातें जानने जाकर जितना धंस जाओगे कि तुम्हारी चोटी भी दिखाई न देगी। विनय, देखो, तुम में एक दोष है। तुम समझते हो कि जितनी भी शक्ति है वे ईश्वर ने केवल तुम्हें दी है और सब लोग शक्तिहीन हैं। गौरा ने विनय की पीठ पर हाथ मारकर कहा, ठीक कहते हो विनय, मुझ में यही दोष है। इसी समय गौरा के सौतेले भाई महिम अपना विशाल शरीर लिए हाफते हाफते ऊपर आकर बोला, बड़ी बहस चल रही है। मालूम होता है
अंग्रेज़ों को इतनी देर में आधे भारत सागर तक खदेड़ दिया गया है। इसमें अंग्रेज़ों की तो विशेष हानि नहीं है, किंतु नीचे की कोठरी में तुम्हारी भावज सिर दर्द से सिर पकड़े बैठी हैं, उन्हें सिंहनाद से अवश्य कष्ट हो रहा है। इतना कहकर महिम बाबू नीचे चले गए। दोस्तों, इस प्रकार गौरा का जो है भाग 2 समाप्त होता है। मैं आपके समक्ष जल्दी ही भाग 3 लेकर के आऊँगी। नमस्कार।